बिहार का करंट अफेयर्स लेकर के मैं फिर हाजिर हो गया हूं। आज का जो वीडियो है वो आपको 30, 31 और 1 अप्रैल तक का है। पिछला वीडियो मैंने डाला हुआ जो था वो 29 तक का था। वो जो पिछला वीडियो है उसको नहीं जिन लोगों ने देखा है उसे ज़रूर देखिए। और ये वीडियो में मैं कई पेपरों का कलेक्शन लाया हूँ जो कि आपको फ़ायदा होगा। जो लोग जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं या दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं या दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो आप शिद्दत के साथ पढ़िए। उसके साथ ही ये इंक्लूड हो जाता है, ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट। और जो लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है जो नए हैं उनको नहीं पता चल रहा हो कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, तो उन लोगों को भी इससे फायदा होने वाला है। मैं हूं सेंसर, आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चलिए, इसको बताने से पहले एक और बात कि हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ख़ास करके बेल आइकन दबाएं, जो घंटी की आकृति की जो होती है ना उसको टन टन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा जो भी नया वीडियो आएगा, सिर्फ अभी बिहार का ही स्पेशल ला रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं। जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण का जो सार है उसको जो मैं बंद कर दिया हूं उसे भी मैं लाऊंगा। इसके साथ ही साथ और भी वीडियो जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और 6वीं के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, उसमें कुछ चीज़ें थी और आज जो मैं बता रहा हूं इसमें कुछ और इंक्लूड हो गया है। तो पहला तो हम लोग जान रहे हैं कि बिहार के जो नए मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं वो है कृष्णन विनोद चंद्रन। क्या है? कृष्णन विनोद चंद्रन है हमारे जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन हुए? तो कृष्णन विनोद चंद्रन। इनको शपथ किन्होंने दिलाया था? तो हमारे राज्यपाल दिलाए थे। कौन है राज्यपाल? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं आपको हमारे राज्यपाल। इन्होंने ही शपथ दिलाया था। जिस प्रकार से आपको भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, उसी तरीके से आपको हर स्टेट में राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं आपको हर राज्य के हाई कोर्ट के आपको मुख्य न्यायाधीश को। तो ये याद रखिएगा। पटना हाई कोर्ट के ये 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कितने नंबर के? पटना हाई कोर्ट के ये 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश जो कृष्णन विनोद चंद्रन जो है, कृष्णन विनोद चंद्रन, ये जो है आपको अप्रैल 2025 तक ये रहेंगे, यानी कि इनका अप्रैल में सेवानिवृत्त होंगे। तो ये 2025 अप्रैल में ये सेवानिवृत्त होंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इनको 44वें मुख्य न्यायाधीश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? तो कृष्णन विनोद चंद्रन, याद रखिएगा। अगला है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी से संबंधित जो है आपको हमारी सरकार ने क्या किया है कि एक सेंटर खोला है, टेलीमानस सेवा सेंटर। क्या खोला है? टेलीमानस सेवा सेंटर। तो ये टेलीमानस सेवा सेंटर जो है 3 जिलों में है, बनाया गया है, पटना, आरा के कोइलवर में और भागलपुर में। तो ये अब इससे थोड़ा सा जान लेते हैं, ये मानसिक बीमारी से संबंधित ये जो बनाया गया है टेलीमानस सेवा सेंटर, ये क्यों बनाया गया है? तो ये इसलिए बनाया गया है कि जब कोविड के समय में क्या हुआ था, कोविड जिनको भी आपको कोरोना हो गया था, उसके बाद ये रिसर्च में आया है कि कई लोग जो है मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। वो जैसे कि चिड़चिड़ापन होना या गुस्सा होना, ये सब चीज़ें जो है वो, या माइंड में कुछ खलबली मचना, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो उसको देखते हुए बिहार सरकार ने निःशुल्क क्या की है कि आपको टेलीमानस सेवा सेंटर खोला है। 3 जिलों में खोला है बिहार सरकार ने, तो पटना में, आरा में और भागलपुर में। और इसके लिए फ़ोन नंबर भी है आपको 14416, यहाँ पर आप फ़ोन करके आप परामर्श ले सकते हैं। और जो लोग हमारा वीडियो सुन रहे हैं, आपके अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा मसला होगा और कुछ पता चलता होगा कि हाँ कि कोविड की वजह से हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं या तकलीफ़ें हो रही हैं, तो इसमें फ़ोन नंबर करके पूछ सकते हैं। निःशुल्क परामर्श है, बिहार सरकार के ज़रिए ये आपको दिया गया है ये सेवा। तो क्या है? तो टेलीमानस सेवा सेंटर, याद रखिएगा। अक्टूबर में पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारी में नहीं चलेगी
आपको डीजल बसें जो है आपको वो अक्टूबर से नहीं चलेगा। तो ये क्यों नहीं चलेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। और बात करने से पहले एक और पॉइंट है कि प्रतिबंध जो है 30 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि से, यानी कि जो 68वीं 69वीं 30 सितंबर को जो होने की बात, जो डेट दिया गया है आपको ये बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए, उसी समय ही आपको ये प्रतिबंध लगाए, उसी दिन से प्रतिबंध लगेगा मध्य रात्रि से कि आपको डीजल की बसें नहीं चलेंगी। कहाँ कहाँ नहीं चलेगी, तो पटना नहीं चलेगी, फिर उसके बाद ये दानापुर, खगौल और फुलवारी। तो इसमें आपको क्या, ये तो उतना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, थोड़ा सा रखिएगा याद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे 69वीं मेंस वाले जो लिखेंगे, जो अभी लिख रहे हैं, जो 68वीं लिखेंगे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो बसों को डीजल से बस का जो प्रतिबंध लगाया गया है वो आपको पर्यावरण के मद्देनजर, तो मतलब उससे क्या था कि बहुत पर्यावरण जो है बहुत प्रदूषित होता था, तो उसको देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक वाली बसें जो है वो चलेंगी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है आपको, यानी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार सरकार जिस तरीके से तत्पर है, यानी कि आपको बिहार सरकार हर तरीके से चाहती है कि हाँ, कि हमारे यहाँ प्रदूषण कम हो। इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो में प्रदूषण कम करने का बिहार सरकार का जो प्रयास चल रहा है, बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। उसी क्रम में आपको ये एक इम्पोर्टेंट मिल जाएगा कि बसें जो है डीजल बसें बंद की जा रही हैं बिहार सरकार के जरिए। कब, तो 30 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि से। यानी कि पर्यावरण से संबंधित किसी भी हालत में अगर क्वेश्चन आएगा 68वीं बीपीएससी वाले लोग, आप लोग इस पॉइंट्स को कोट अगर आप डेट के साथ कर देते हैं तो आपको क्या होगा, वो मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे कि इस मध्य रात्रि तक बिहार सरकार ने आपको ये किया है, आपको 30 सितंबर। तो आपको देखिए कि वो जो चेक करने वाला है, आप देखिएगा कि हाँ, कि मई में एग्जाम है और देखिए आपको 30 सितंबर का डाटा को डाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको कि होगा, ये चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं। अगला पॉइंट आ जाते हैं, किसानों को फसल क्षतिपूर्ति। किसानों को फसल क्षतिपूर्ति, यानी कि अभी जो जलवायु, जो जिस तरीके से ओला और बारिश जो हुई है, इससे फसल बहुत बर्बाद हुए हैं बिहार में। तो कुछ जिलों को जो है सर्वे किया गया, और सर्वे करने के बाद पता चला कि हाँ, कि किस किस जिले में जो है काफ़ी फसल नुकसान हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको सर्वे में मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और रोहतास की पंचायतें जो है आपको वहाँ पर 33% से अधिक हानि हुई है। तो इन लोगों को आपको मुआवजा दिया जाएगा, अनुदान दी जाएगी, जिससे ताकि वो जो है आपको अगले फसल को लगा सके। तो ये जो है आपको, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इम्पोर्टेंट है। अगर कृषि से संबंधित आ जाता है, बिहार सरकार के तरफ से किस तरीके से आपको किसानों को मदद दी जा रही है, तो ये आप उसमें आप डाल सकते हैं। किसान या कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये डाल सकते हैं नया आंकड़े के तौर पर। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हो सकता है कि किस किस जिलों को जो है आपको फसल सर्वे में आया है जो 33% से अधिक हानि हुई है। तो आपको मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं SCERT द्वारा ई कंटेंट, यानी कि आपको स्टेट स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग द्वारा ये आपको ई कंटेंट लाया गया है, जो नई शिक्षा नीति के तहत ये आपको बिहार सरकार लाई है। तो अब ये ई कंटेंट, सवाल उठता है कि ई कंटेंट है क्या। तो ई कंटेंट के माध्यम से बिहार सरकार, जो कि नई शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत काम कर रही है, जो कि आपको शिक्षक जो है वो किस तरीके से वो सिलेबस को पढ़ाएंगे, कितने आसानी से पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके अंतर्गत वो ई कंटेंट के अंतर्गत रहेगा। मतलब कि सारा डाटा रहेगा, सारा ये प्रशिक्षण रहेगा, तरीका रहेगा, आपको शिक्षकों को कैसे करना है, किस तरीके से आपको सिलेबस को समझाना है, कैसे आपको बच्चों के साथ व्यवहार करना है, तो वो ई कंटेंट। तो इसका क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी हाल ही में ई कंटेंट, नई शिक्षा नीति के तहत ई कंटेंट योजना जो है, ये योजना किसके जरिए बनाया गया है, तो SCERT
के जरिए बनाया गया है। तो ये योजना जो है या ये योजना किससे संबंधित है, तो आपको शिक्षा से संबंधित है, ये हो जाएगा। दूसरा है कि ई कंटेंट जो है ये योजना SCERT के द्वारा आपको लाई गई है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार के सभी 38 जिलों में होगी जैविक खेती। ठीक है, ये चौथे कृषि रोड मैप के तहत ये काम हो रहा है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत ये प्रोग्राम योजना बन रही है, जिसके तहत 38 जिला में जो है आपको जैविक खेती की जाएगी। तो जैविक खेती क्या है, तो जैसे आपको वर्मी कंपोस्ट हो गया, मतलब उसमें वो वैसा खेती की जाएगी जिस खेती में कोई कीटनाशक दवा नहीं डाला जाएगा, और वो जो है बिना ये का रहेगा, खाद का बना हुआ रहेगा, जिससे कि आपको पोषण भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका सेहत भी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जो है आपको बिहार सरकार ने आपको जैविक खेती के लिए किया है। और अभी गंगा के किनारे राज्य के 13 जिलों में कॉरिडोर बनाकर जैविक खेती कराई जा रही है। अभी एट प्रेजेंट में 13 गंगा के किनारे जो है 13 जिले, उनका जो है कॉरिडोर बना करके जैविक खेती कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो 68वीं लिख रहे हैं उनके लिए भी, और आगे जो 69वीं मेंस लिखेंगे उनको भी इस चीज को नोट डाउन कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से। इसमें डिटेल्स में है, और भी बातें हैं डिटेल्स में है, वो हमारे पास कंटेंट है। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप हमें ये कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से, मैं कमेंट पढ़ता हूं, उसको देखूंगा, फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर भी दे देता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको जिस तरीके से भी मुहैया कराना होगा करा दूंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी जो है, अभी गंगा के किनारे 13 जिलों में आपको जैविक खेती करवाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब अफसरों ने लोगों की शिकायत नहीं सुनी तो लगेगा जुर्माना। तो बिहार सरकार जैसे सुशासन के तहत, मतलब कि हमारी जो बिहार की सरकार जो है वो सुशासन के तहत जो ये काम कर रही है कि अब अफसर अगर लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं, मतलब कि क्यों ऐसा लाया जा रहा है, तो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है। ठीक है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है, जिसके तहत अफसरों को लोगों की बात सुननी है, और अगर नहीं सुनते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब जानते हैं कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो है ये कब आपको पारित हुआ था, तो 2015 में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। और लागू कब हुई थी, तो 5 जून 2016 में लागू हुई थी। तो आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि लोक शिकायत मतलब कि बिहार सरकार सुशासन के लिए क्या कर रही है, इस पर अगर कोई निबंध भी आ जाता है तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको आएगा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो वर्ष 2015 में। और बोलेगा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया था, तो 5 जून 2016 को लागू किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब ये जो अफसर लोग जो हैं, वो अफसर लोगों को क्या किया जा रहा है कि उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि हाँ के अफसर जो है ये लोक शिकायत जो लोग जो आ रहे हैं अपनी शिकायतें रख रहे हैं, उसके जरिए उनके शिकायतों का निवारण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस पर भी मॉनिटरिंग रखी जाएगी। तो आप ये देखिए बिहार सरकार जो है किस तरीके से आपको कर सकते हैं। अब शिक्षा दान योजना, ये शिक्षा दान योजना जो है बिहार सरकार के जरिए की जा रही है। तो ये शिक्षा दान योजना क्या है, तो शिक्षा दान योजना जो है आपको इसमें कि जैसे आपको कोई बुद्धिजीवी वर्ग है या विशिष्ट वर्ग हैं जो कि रिटायर कर गए, कोई टीचर हैं या कोई अधिकारी हैं, वो अगर चाहे तो स्कूलों में निःशुल्क मतलब अपना शिक्षा दान दे सकते हैं। चाहे हम लोग जो पढ़े हैं, सीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं और आपको ये क्वालिफाइड है, वो भी जाकर के आपको निःशुल्क शिक्षा दान दे सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार कोई भी पैसा जो है वो आपको नहीं देगी, वेतन कोई नहीं देगी, बस आपको शिक्षा का दान करना है। तो उसी के लिए शिक्षा दान योजना जो है बिहार सरकार लाई है कि शिक्षा में दान करने के लिए। जितने भी मैंने ये बताए हैं, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।